हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको क्वथनांक में उन्नयन है ना, यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, उसके विषय में पढ़ा दिया था। और उसके जस्ट के बाद के वीडियो में मैंने आपको उससे संबंधित क्वेश्चंस भी करवा दिए थे। प्रश्नों की प्रैक्टिस मैंने आपको करवा दी थी और उसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दिया था होमवर्क में, है ना, जिसका अभी तक किसी ने कमेंट करके जवाब नहीं दिया है। तो आप उसको क्वेश्चन को करिए और अगर नहीं हो पाता है तो बताइए। और करते हैं यदि मान लिया तो जितना भी आंसर आता आप मुझे उसका कमेंट बॉक्स में आंसर अवश्य बताइए, है ना। तो चलिए, आज जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा जस्ट उसी के बाद जो अगला अनुसंख्य गुणधर्म है, यानी अगली जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो कौन सी है, तो वो है हिमांक में अवनमन, है ना। हिमांक में अवनमन यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इसको कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक, तो अब यहां पर समझना होगा कि ये हिमांक क्या होता है, अवनमन क्या होता है। तो अवनमन का मतलब तो बिल्कुल आसान है। अवनमन का मतलब है कम हो जाना, है ना, घट जाना, ये होता है अवनमन का मतलब। हिमांक क्या होगा? हिमांक का मतलब होता है फ्रीजिंग, है ना, फ्रीजिंग या फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। जैसे वहां पर गलनांक और गलनांक बिंदु मैंने आपको पढ़ाया था, उसी प्रकार से यहां पर हिमांक या हिमांक बिंदु भी इसी को कहते हैं। हिमांक और हिमांक बिंदु में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही शब्द हैं, एक ही प्रकार से यूज होते हैं। ठीक, तो हिमांक क्या होता है? तो हिमांक जब आप छोटी क्लास में थे तो वहां पर आपको डिफिनेशन पढ़ाई जाती थी हिमांक की, है ना। जैसे गलनांक की पढ़ाई जाती थी कि जो पदार्थ जिस टेम्परेचर पर गलने लगता है वो उसका गलनांक होता है ना। तो हिमांक जस्ट उसी का अपोजिट है ना, कि वह तापमान जिस पर कोई भी द्रव क्या करने लगता है, जमने लगता है, यानी ठोस अवस्था में बदलने लगता है, यानी वह तापमान जिस पर कोई भी द्रव, है ना। अब लिक्विड है, लिक्विड के लिए हिमांक होगा, सॉलिड के लिए न लगा दीजिएगा, है ना। तो हिमांक जो संबंधित है वो किससे संबंधित है? द्रव से। भाई द्रव ही तो ठोस बनेगा, जमेगा, क्या ठोस थोड़ी ना जमेगा। तो ध्यान रखिएगा, है ना, कि वह तापमान जिस पर कोई भी द्रव, है ना, जमने लगता है या जमना प्रारंभ करता है या ठोस अवस्था में परिवर्तित होने लगता है ना, या ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उसे उसका हिमांक या हिमांक बिंदु कहते हैं। तो ये तो छोटे क्लासों की डिफिनेशन हो गई कि जिस टेम्परेचर को पर कोई भी द्रव जो है ठोस अवस्था में बदल जाएगा या ठोस के रूप में जमा हो जाएगा, उसे हम उसका हिमांक या हिमांक बिंदु कहते हैं। ठीक, अब यहाँ 12th लेवल पर आपकी क्या डिफिनेशन बनेगी? तो कुछ नहीं है, थोड़ा सा चेंजेस किया गया है, बिल्कुल हल्का सा, जरा ध्यान से समझिएगा डिफिनेशन को। तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है हिमांक, हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट या फ्रीजिंग, है ना। तो यहां पर देखिए क्या लिखा है कि वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर होता है, उसे उस द्रव का हिमांक या हिमांक बिंदु कहते हैं, है ना। यानी यहां पर देखिए डिफिनेशन में थोड़ा सा चेंजेस किया गया है कि वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब, फिर आ गया किसी द्रव का वाष्प दाब, ये बार बार वाष्प दाब आ रहा है। अब वाष्प दाब क्या होता है? तो वाष्प के द्वारा लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है ना। तो यही लिखा है कि वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर होता है, यानी जो उसका वाष्प दाब है द्रव का, लिक्विड का, है ना, विलयन का, उसका जो वाष्प दाब है उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के जब बराबर हो जाता है तो क्या करेगा? वो द्रव जमना चालू कर देगा, फ्रीज करना चालू हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो उसी टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? उसी टेम्परेचर को हम कहते हैं हिमांक या हिमांक बिंदु। लिखा हुआ है कि उसे उस द्रव का हिमांक या हिमांक बिंदु कहते हैं, है ना। और द्रव के जमने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? तो जमने की प्रक्रिया को कहते हैं हिमन, है ना, हिमन या हिमीकरण, है ना, उसको कहते हैं फ्रीज करना, जमा देना, है ना। तो द्रव के जमने की प्रक्रिया को कहते हैं हिमन, है ना। चलिए, तो ये तो हो गई इसकी डिफिनेशन। अब मैं जरा जो जर्नलाइज एग्जांपल है, साधारण कोई एग्जांपल, डेली लाइफ के एग्जांपल मैं लेकर के आपको समझा देता हूं, तब उससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो चलिए यहां पर हम ले लेते हैं, जैसे मान लिया है
यहां पर एक पात्र में हमने ले लिया है वाटर, इसमें हमारा क्या है H2O। तो देखिए यहां पर मैंने एक पात्र में वाटर ले लिया है, जल ले लिया है, और आपको पता है कि जो पानी होता है, पानी आपका ठोस अवस्था में बदलता है, और पानी की ठोस अवस्था कौन सी होती है, बर्फ, बर्फ होती है। पानी की ठोस अवस्था कौन सी होगी, बर्फ होगी ना। तो यहां पर क्या होगा कि ये पानी जो है आपका बर्फ के रूप में जमा होगा, और आपको यह भी पता है कि जो पानी होता है वो बर्फ के रूप में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यानी 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तापमान पर जो पानी होता है वो बर्फ बन जाता है ना, वो बर्फ के रूप में जमा हो जाता है ना। आप फ्रीज वगैरह में लगाते हैं तो फ्रीज में क्या होता है, फ्रीज में आप फ्रीजर में लगाते हैं, नॉर्मल वाले में लगाएंगे तो बर्फ शायद नहीं बनाता है इतनी जल्दी, है ना। लेकिन आप फ्रीजर में बर्फ बनाने के लिए पानी को कहां रखते हैं, फ्रीजर के अंदर लगा देते हैं, क्योंकि फ्रीजर का टेम्परेचर क्या होता है, वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर होता है, या उसका टेम्परेचर उससे और भी लो चला जाता है ना। तो यहां पर क्या होगा कि ये जो वाटर है, जो पानी है ना, तो जो जल का हिमांक बिंदु है, या जल का जो हिमांक है वो कितना होता है, वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ये जो पानी है, पानी का जो हिमांक होता है वो कितना होता है, पानी का जो हिमांक होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी जमना स्टार्ट हो जाता है, बर्फ बनना चालू कर देता है, बर्फ बन जाता है ना। तो उसके बाद 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर क्या होता है, 273 केल्विन। तो आपसे केल्विन में पूछा जा सकता, मान लिया ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से पूछ लिया जाए कि जल निम्नलिखित में से कितने ताप पर बर्फ में परिवर्तित होता है, तो आपके सामने सेंटीग्रेड वाला टेम्परेचर ना लिखा हो, केल्विन वाला केवल लिखा हुआ हो, तो केल्विन में कितना होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होगा 273 केल्विन के। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 273 केल्विन, है ना। तो जो बर्फ का हिमांक बिंदु है वो कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन, है ना। ये आपके पानी का हिमांक बिंदु है। पानी इतने टेम्परेचर पर क्या होगा, बर्फ में बदल जाता है, जम जाता है ना। अब यहां पर देखिए कि बर्फ इतने पर तो मान लिया चलो पानी जम जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें होता क्या कि यहाँ पर जो ये वाटर होता है, अब ये मान लिया प्योर वाटर है, तो प्योर वाटर क्या होता कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जम जाएगा, है ना। अब उस वाटर में आप क्या करिए कि कोई विलय मिला दीजिए, है ना, उस पानी के अंदर। अब देखिए प्योर वाटर है, तो प्योर वाटर आपको पता है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जम जाएगा। अब इस वाटर के अंदर आप चीनी घोलना चालू कर दीजिए, चीनी मिला दीजिए। तो जैसे ही आप इस वाटर के अंदर क्या करेंगे, चीनी को ऐड कर देंगे यहां पर, जैसे आपने इसमें मिला दिया चीनी को, है ना, चीनी हो गया और इसके अंदर क्या है, वाटर हो गया, यानी चीनी प्लस जल हो गया। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका विलयन, यानी पानी में हमने चीनी को मिला करके विलयन बना दिया, है ना। अब क्या होगा, अब आप ये देखेंगे कि जैसे ही पानी विलयन बन गया, है ना, अब विलयन में क्या होगा, है ना, विलयन में ये होगा कि जैसे आपने उसमें चीनी मिलाई, तो अब वही पानी जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जम रहा था, अब वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से पहले ही जम जाएगा। क्यों, क्योंकि जितनी आप सांद्रता बढ़ाएंगे, सांद्रता का मतलब गाढ़ापन, है ना, गाढ़ापन का मतलब क्या है, गाढ़ापन पानी में कहां से आएगा, कोई विलय मिलाएंगे, या तो शक्कर मिलाएंगे, या तो नमक मिलाएंगे, या तो यूरिया मिलाएंगे, या तो ग्लूकोज मिलाएंगे, या फिर कोई और विलय मिला देंगे, सल्यूट, है ना। तो कोई भी जब सल्यूट आप मिलाएंगे तो पानी का जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड जाने से पहले ही क्या होगा, वो जम जाएगा, वहां पर वो सॉलिड के रूप में, ठोस के रूप में जम जाएगा, है ना। तो यहां पर क्या होगा कि टेम्परेचर तक 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक नहीं जाएगा, है ना। तो उसमें क्या होगा वहां पर कि ये इसका जो क्वथनांक है, जो इसका हिमांक बिंदु है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी जो पानी आपका 100 डिग्री, यहाँ पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है, अब वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ना जम करके, है ना, जिस हिसाब से आपने विलय मिलाया होगा, जितनी चीनी मिलाई होगी, जितनी यूरिया, ग्लूकोज, शक्कर या जो भी विलय मिलाया होगा पानी के अंदर, है ना, तो वो क्या करेगा, उसी के हिसाब से उतनी जल्दी जम जाएगा, है ना। तो जैसे मान लिया कि इसमें ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड केवल पानी जमता है, तो इसमें मान लिया कि कुछ आपने चीनी मिला दी है, तो ये मान लिया कि जो है यहाँ पर ये आपका जम जाएगा 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर,
यानी 5 डिग्री सेल्सियस पर, इस तरीके से। तो एक जनरलाइज डाटा मैंने आपको बताया 5 डिग्री, वो तो डिपेंड करेगा कि आपने कितना विलय मिलाया है। बहुत ज्यादा विलय मिला देंगे तो बहुत जल्दी ही तुरंत जम जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से ये इसका हो जाता है हिमांक या हिमांक बिंदु। एक जनरलाइज एग्जांपल और है कि जैसे मान लिया आप फ्रिज में क्या करते हैं कि केवल पानी को लगा दीजिए, एक बर्तन में प्योर पानी हो, केवल वाटर हो, उसमें कुछ भी ना हो, और एक दूसरे बर्तन में आप दूध ले लीजिए, है ना, मिल्क ले लीजिए, और उस मिल्क के अंदर आप चीनी है और मेवा मिश्री वगैरह है या कुछ भी है और आप मिला करके उसमें डाल दीजिए। तो दोनों को क्या करिए, फिर जाकर के फ्रिज में लगा दीजिए एक साथ, पानी को भी लगा दीजिए और दूध जिसमें आपने विलय मिला करके मेवा मिश्री वगैरह मिला करके उसे गाढ़ा कर दिया है, कंसंट्रेशन उसका बढ़ा दिया है, तो दूध और पानी को एक साथ जाकर के आप फ्रिज में लगा दीजिए। फिर आप क्या देखेंगे, आप उसमें ये देखेंगे कि जो हमारे दूध वाला विलयन होगा, है ना, मिल्क वाला जो सोल्यूशन होगा वो जल्दी जम जाएगा, आपका पानी क्या होगा, वो देर से जमेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आपने दूध में विलय मिला करके जो मेवा मिश्री या जो भी पदार्थ मिलाया है, आपने उसकी सांद्रता को बढ़ा दिया है, और जैसे सांद्रता बढ़ जाएगी, है ना, वैसे ही क्या होगा कि दूध पहले जम जाएगा और ये जो आपका पानी है वो बाद में जमेगा। सेम एग्जांपल जैसे आप देखते हैं बर्फ, है ना, जैसे जो बर्फ हमारे यहाँ बिकने के लिए आती है, जो दुकान वगैरह ये लेकर के बेचते रहते हैं फेरी वाले, इसमें क्या होता है, इसमें भी यही प्रोसेस होता है कि उसके अंदर क्या किया जाता है कि सोल्यूट की क्वांटिटी ऐड कर दी जाती है, विलय मिला दिया जाता है, तो बर्फ आसानी से पानी जो है बर्फ में जमा हो जाता है ना। तो ये है आपका हिमांक बिंदु या हिमांक या हिमांक बिंदु का डिस्कशन मैंने आपसे यहाँ पर कर लिया है। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपसे हिमांक में अवनमन की बात करता हूं। तो चलिए देखते हैं कि हिमांक में अवनमन क्या होता है। इसकी डेफिनेशन देखिए यहाँ पर लिखी हुई है, हिमांक में अवनमन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसको डेल्टा टी एफ, टी एफ क्या है, तो टी फॉर टेम्परेचर, एफ फॉर फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। तो फ्रीजिंग पॉइंट को टी एफ से शॉर्टकट में लिख दिया गया है। यहाँ पर डेल्टा क्यों लगाया गया, डेल्टा लगाया गया परिवर्तन के लिए। परिवर्तन के लिए क्या होता है, डेल्टा का यूज किया जाता है ना। वो ये दिखाता है कि कितनी कमी हुई है या वृद्धि हुई है, डेल्टा इसीलिए यूज किया जाता है, ठीक। तो डेल्टा टी एफ से इसको लिखते हैं हिमांक में अवनमन को, और क्वथनांक में उन्नयन को डेल्टा टीवी से, है ना, पहले पढ़ाया था, ठीक। चलिए, जब किसी अवाष्पशील विलय को शुद्ध विलायक में घोलते हैं तो विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक की तुलना में कम हो जाता है, अतः विलयन विलायक से कम ताप पर ही जम जाता है। हिमांक में हुई इस कमी को ही हिमांक में अवनमन कहते हैं। देखिए, बात बिल्कुल साफ है कि जैसे इसने कह दिया है कि जब किसी विलायक में, है ना, मान लिया पानी था, अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि केवल पानी अगर आप जमाएंगे तो टेम्परेचर कितना लगेगा, घटता जाएगा नीचे की ओर जाएगा, और जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा तो पानी जम जाएगा, वाटर जम जाएगा। अब उसी पानी में आप क्या करिए कि कुछ मिला दीजिए, शक्कर, चीनी, यूरिया, ग्लूकोज, कोई भी विलय मिला दीजिए। तो जैसे आपने पानी क्या होता है, विलायक होता है ना, जल क्या होता है, विलायक, और उस पानी के अंदर आप कोई विलय मिला दीजिए तो विलायक और विलय मिलकर के क्या बन जाएगा, विलयन, है ना। तो जैसे ही विलयन बन गया, अब विलयन की सांद्रता का मतलब है उसमें विलय की मात्रा बढ़ जाएगी ना, आपने विलय मिला दिया है। तो अब क्या होगा कि पानी की तुलना में वो जो विलयन है वो पहले ही जम जाएगा, उसे कम ताप पर। जरा इसको समझ लेते हैं अच्छे से। देखिए, एक जनरल एग्जांपल मैं पहले आपके लिए लिखता हूं, एक ये यहां पर देखिएगा, जैसे ये लिखा हुआ है 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लिखा हुआ है ना। ये क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर पर कौन जमेगा, पानी जमेगा, है ना, वाटर। यानी इस टेम्परेचर पर आपका कौन जम जाएगा, वाटर। इस टेम्परेचर पर आपका पानी जो है जम जाता है ना। अब इस साइड में देखिए क्या करेंगे हम कि इस वाटर के अंदर हम मिला देंगे, कोई भी विलय मिला दीजिए, चीनी, यूरिया, ग्लूकोज, जो आपका मन हो वो विलय मिला दीजिए, लेकिन विलय कैसा होना चाहिए, अवाष्पशील होना चाहिए, है ना, जिसकी वाष्प ना बने, है ना। तो अवाष्पशील विलय होना चाहिए। तो यहां पर क्या होगा, अब जैसे ही आप इसके अंदर जो है कोई भी विलय मिलाएंगे तो देखिए इधर का जो टेम्परेचर है
यहां मान लेते कि ये टेम्परेचर है 100 डिग्री, यहां टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री, इधर टेम्परेचर कितना है 100 डिग्री, है ना। तो आपने इस पानी के अंदर कोई विलय मिला दिया, बन गया विलयन, है ना। तो आप कहां आएंगे, 100 से टेम्परेचर घटाना चालू करेंगे, है ना। मान लिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ टेम्परेचर है, मान लिया यहाँ पर पानी था, H2O वाटर था यहाँ पर, ये तो इसका क्या है, क्वथनांक बिंदु है। अब क्या किया आपने, टेम्परेचर घटाना चालू किया, टेम्परेचर घटाते गए, देखिए ऐसे यहाँ पर ये H2O है, इसका टेम्परेचर क्या करते गए, अब इधर 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 जैसे आते गए तो इधर क्या होगा, टेम्परेचर घट रहा है। तो आपको इस पानी से क्या बनाना है, बर्फ बनाना है, ठोस, है ना। तो आप क्या करेंगे, टेम्परेचर कम करेंगे, घटाएंगे। तो यहां से टेम्परेचर घटाते 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 आप यहां पर आ जाएंगे। तो जैसे ही आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आएंगे, वैसे ही जो पानी द्रव के रूप में था वो किसमें बदल जाएगा, बर्फ के रूप में, ठोस के रूप में बदल जाएगा ना। तो ये क्या होगा कि यहाँ पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आकर के जम जाएगा, ठीक। अब उसके बाद आपने यहां पर जो पानी था, इस पानी के अंदर आपने कोई विलय मिला दिया, इसका विलयन बना दिया, है ना, इसको गाढ़ा कर दिया। तो जब आपने इसको गाढ़ा कर दिया, सांद्र कर दिया, कंसंट्रेट कर दिया, विलय मिला करके इसको कंसंट्रेट कर दिया, अब क्या होगा कि जैसे ही आप यहां पर इधर की ओर आएंगे, जैसे इसका टेम्परेचर गिरना चालू होगा, कम होगा, है ना। जैसे ही इसका टेम्परेचर कम होगा, धीरे 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 ये आकर के यहां कहीं पर आकर के जम जाएगा, यानी इस पॉइंट पर आकर के ये H2O क्या बन जाएगा, H2O नहीं बल्कि ये जो विलयन होगा, है ना, ये जो भी विलयन बना होगा, मान लिया जल में शक्कर मिलाई है आपने, तो चीनी का विलयन बना होगा वो आकर के यहाँ पर जम जाएगा। यानी कि अब वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो आपका ये था, इधर से अब ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर नहीं आएगा। ये किस पर डिपेंड करेगा, ये आपने कितना विलय मिलाया है। आप जितने ज्यादा उसके अंदर चीनी मिलाते जाएंगे, है ना, शरबत बना दिया, पानी में घोल करके शरबत बना दिया, तो मान लिया कि शरबत जो है ना, ये मान लिया कि इसमें शरबत बनाया आपने, तो यहां पर शरबत आकर के आपका 20 डिग्री पर क्या हुआ, जम गया। यहां पर क्या ये जम गया, यहां पर जम गया शरबत। यानी शरबत जब आपने पानी में चीनी मिलाकर के शरबत बनाया, तो शरबत कितने पर जम जाएगा, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर जम जाएगा। उसके बाद मैंने फिर पानी को, केवल पानी को लिया, और पानी के अंदर मैंने इतनी चीनी घोल ली कि वो सीरा बन गया। सीरा का मतलब जलाओ, यानी बहुत गाढ़ा हो गया। तो अब जब बहुत गाढ़ा हो जाएगा, तब उसका टेम्परेचर गिरना जब चालू करेगा, टेम्परेचर कम करना चालू करेंगे, तो वो क्या होगा, वो इससे भी पहले आकर के जम जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, इधर से मैं आता जाऊंगा, वो यही कहीं पर आकर के जम जाएगा। तो ये हो गया किसके लिए, सीरा के लिए। अब ये सीरा की ये तो 20 डिग्री है, इधर टेम्परेचर क्या है, घट रहा है ना, कम हो रहा है। तो यहाँ पर टेम्परेचर कितना होगा, यहाँ पर मान लेते हैं कि टेम्परेचर हमारा 40 डिग्री मान लेते हैं, है ना। तो यहां पर क्या होगा, अब आप देख रहे हैं कि जिस हिसाब से आप विलय मिलाएंगे, उसी हिसाब से वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से पहले ही क्या होगा, जम जाएगा, है ना। देखिए कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ये जाड़े में देखिए आप, है ना, कि जब टेम्परेचर कम होने लगता है तो ठंडक बढ़ने लगती है ना। जाड़ा क्या होता है, अत्यधिक जाड़ा पड़ने लगता है। जैसे जैसे टेम्परेचर घटता जाता है ना, 0 तक, कभी कभी तो 0 तक ठंडियों में पहुंच जाता है टेम्परेचर, तो हमें क्या होने लगती है, ठंडक लगने लगती है, काफी ज्यादा ठंडक लगने लगती है ना। अगर मान लिया कि टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाए, तो हमारे आसपास भी क्या होगा, जो पानी उपलब्ध है डेली लाइफ में, हमारे घरों में या तालाब में, नदियों में, वो भी क्या होगा, जम जाएगा, है ना। क्योंकि टेम्परेचर जितना कम हो जाएगा, उतनी ही जल्दी क्या हो जाएगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचने पर पानी आपका जम जाएगा, है ना। और उसमें भी क्या होगा कि जिसमें जितनी ज्यादा मात्रा विलय की होगी, जैसे समुद्री पानी वगैरह, उसमें लवण वगैरह की मात्रा ज्यादा होती है, तो वो उतना ही जल्दी जम जाएगा, है ना। से 0 डिग्री 100 से 0 तक आने में आपका क्या होगा, ज्यादा टेम्परेचर घटाना पड़ेगा, है कि नहीं। अब आपने उसका विलयन बना दिया, तो उसका टेम्परेचर ज्यादा घटाना नहीं पड़ेगा, अब वो कम तापमान पर ही जम जाएगा। यानी अब वो क्या है, 0 से पहले ही जम जाएगा। तो देखिए 0 से अगर पहले जम गया तो तापमान हो गया कम कि नहीं हो गया, है ना, पहले ही जम जाएगा, 40 पर जम जाएगा, 20 पर जम जाएगा,
60 पर 70 पर जितना विलय मिलाएंगे उसी हिसाब से ये जम जाएगा यहाँ पर। तो ये हो गई क्वथनांक हिमांक में अवनमन की डेफिनेशन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं अगला एग्जांपल लेकर के आपको समझाता हूं। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल से समझाता हूं इसको। चलिए अब अगला एग्जांपल हम ले लेते हैं आपके सामने। देखिए यहाँ पर क्या है, इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या थी कि जब किसी द्रव का वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है तो क्या होता है, उसे उसका क्वथनांक बिंदु कहते हैं। अभी मैंने आपको लिखाया था। तो चलिए यहाँ पर हम ले लेते हैं। यहां पर मैंने ले लिया शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। ये लाइन ले लिया मैंने शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के नीचे। मैं यहां पर खींच देता हूं एक लाइन। ये क्या है, तो उस विलायक की ठोस अवस्था का वाष्प दाब है। तो यहां चलिए मैं लिख देता हूं, इधर यहां लिख देता हूं ठोस अवस्था का वाष्प दाब, यानी ये ठोस अवस्था के वाष्प दाब की लाइन है ना। तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब यहाँ पर है। अब शुद्ध विलायक कौन होगा, H2O होगा। शुद्ध विलायक कौन होता है, वाटर, जल होता है। विलायक का काम कौन करता है, जल। तो अब आपने क्या पढ़ा था, हिमांक की परिभाषा जरा भी रिवाइज करिए। पीछे मैंने आपको पढ़ाया है कि जब किसी विलायक या किसी द्रव का वाष्प दाब है ना, जब किसी द्रव का वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। अब इसमें क्या होगा कि इसका वाष्प दाब धीरे धीरे क्या होगा, कम करना चालू करेंगे, है ना। तो यहां से देखिए जैसे जैसे हम यहाँ पर नीचे की ओर आते जाएंगे तो ये जब आकर के पॉइंट इस पर आ जाएगा, है ना। यानी विलायक का जो वाष्प दाब है ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा। अब इसको कम करोगे, घटाओगे, तभी तो वाष्प दाब बराबर होगा, है कि नहीं, बढ़ाना तो है नहीं। तो यहाँ पर क्या करना होगा कि शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब है वो घटाना होगा, और घटाते 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 जब इसका वाष्प दाब ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर जब इसका वाष्प दाब इसके बराबर हो गया तब हम इसे इसका क्या कहेंगे, तब हम इसका कहेंगे हिमांक बिंदु या हिमांक। यानी इस पॉइंट पर आकर के जहां पर वाष्प दाब बराबर हो गया तो इसे हम इसका क्या कहेंगे, हिमांक बिंदु या हिमांक कहेंगे। और ये शुद्ध विलायक है तो शुद्ध विलायक के हिमांक को TF0 से लिखेंगे, है ना। चलिए तो ये हो जाएगा TF0। ये तो समझ में आया होगा, ये शुद्ध विलायक के लिए है, 0 है। और ये TF क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है, किसका है, शुद्ध विलायक का, ठीक। उसके बाद देखिए तो ये तो हो गया केवल वाटर। अब जल में आप कोई विलय मिला दीजिए, विलयन, तो वाष्प दाब ऐसे ही कम हो जाएगा। पानी उबल रहा हो उसमें आप चीनी मिला दीजिए, नमक मिला दीजिए, कुछ भी मिला दीजिए, तो थोड़ी देर के लिए भाप बनना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर वाष्प दाब क्या होगा, विलयन के अंदर कम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं कि विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक की तुलना में कम होगा या नहीं होगा, आप ये बताइए पहले। होगा ना, हाँ होगा। विलयन का जो वाष्प दाब है वो कम होगा क्योंकि शुद्ध पानी जो है ज्यादा भाप बनाएगा, शुद्ध पानी ज्यादा भाप में उड़ेगा, होगा कि नहीं होगा। और विलयन होगा तो वो उसमें भाप कम बनेगी क्योंकि इसमें आपने विलय भी मिला दिया है। ये मैंने आपको पढ़ाया था, आप वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन देख सकते हैं उसको, ठीक। तो ये हो गया विलयन का वाष्प दाब। अब इस विलयन का वाष्प दाब इस ठोस अवस्था की वाष्प दाब के लाइन के बराबर हो जाए, यही तो डेफिनेशन पढ़ा है ना। तो यहां से चलिए घटाते गए वाष्प दाब, घटाते गए, जब यहाँ पर हमारा ये पॉइंट इसके बराबर हो जाएगा, देखिए इस लाइन के बराबर हो गया। ये लाइन कौन सी है, ठोस अवस्था के वाष्प दाब की लाइन है ना। तो यहाँ पर विलयन का वाष्प दाब ठोस अवस्था के वाष्प दाब के लाइन के बराबर हो गया। तो यहाँ पर जो हमें पॉइंट मिलेगा, ये वाला पॉइंट, ये किसका हिमांक होगा, तो ये विलयन का हिमांक होगा। और विलयन के हिमांक को क्या कहेंगे, TF, है ना। तो इसको हम लिखेंगे TF से, ये हो गया। तो ये है विलयन का हिमांक, TF क्या है, हिमांक या हिमांक बिंदु, ठीक। इधर क्या है, TF0, किसका है, शुद्ध विलायक का हिमांक या हिमांक बिंदु। अब आपको हिमांक में अवनमन देखना है, देखिए कम हुआ है ना, ये बड़ा है ये छोटा है ना। अब आपको अंतर निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा, बड़े से छोटे को घटाना पड़ेगा। बड़ा कौन है, इसकी लाइन देखिए बड़ी है, छोटा कौन है, ये देखिए इसकी लाइन छोटी है। तो हमें घटाने के लिए अवनमन अगर देखना कि कितनी कमी हुई है तो बड़े वाले से छोटे वाले को देखना होगा ना घटा करके, क्योंकि छोटे से बड़े को घटाएंगे तो आंसर माइनस में आ जाएगा, माइनस में हमें चाहिए नहीं,
है ना। तो यहाँ पर विलायक का वाष्प दाब ज्यादा होगा, विलायक का जो क्वथनांक है वो ज्यादा होगा, है ना। विलायक का क्वथनांक कितना होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। और विलयन का क्वथनांक क्या होगा, वो 0 से पहले ही जम जाएगा विलयन, जिस हिसाब से हमने विलय मिलाया होगा उस हिसाब से जम जाएगा। अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 डिग्री, जितना विलय मिलाएंगे उस हिसाब से वो पहले ही जम जाएगा 0 से, अब वो 0 तक नहीं पहुंचेगा, है ना। तो चलिए लिख लेते हैं इसको, डेल्टा टीएफ, डेल्टा टीएफ से लिखते हैं हिमांक में अवनमन को। बड़ा कौन है, ये है TF0, तो ये है आपका TF0। छोटा कौन है, TF, तो ये हम कर लेंगे TF, और ये बन जाएगा आपका हिमांक में अवनमन का फार्मूला, है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको जो मेरे थंबनेल पर डायग्राम लगा हुआ है मैं आपको उसको समझा देता हूं। तो चलिए देखते हैं आगे। अब ये जो थंबनेल पर मेरे आपको डायग्राम लगा हुआ मिलेगा, है ना, उसको मैं समझा देता हूं आपको। चलिए देख लेते। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस लाइन पर हम ले लेते हैं वाष्प दाब को, इधर हमने ले लिया वाष्प दाब, यानी इस साइड में हमारा क्या है, ये वाष्प दाब के लिए लाइन है। नीचे क्या है, तो नीचे हम ले लेते हैं तापमान, यानी टेम्परेचर, तापमान के लिए ये लाइन ले लिया मैंने, है ना। जरा इसको हम बराबर कर लेते हैं। ठीक, तो ये हो गई हमारे टेम्परेचर की लाइन। अब देखिए आपने क्या पढ़ा था कि जब किसी द्रव का वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाए, तो देखिए ये है वाष्प दाब की लाइन। यहां पर एक पॉइंट हम ले लेते हैं, एक लाइन ले लेते हैं, ये मान लेते हैं कि ठोस द्रव या ठोस विलायक, कोई भी ले लें, ठोस विलायक, है ना। इसको भी थोड़ा सही कर लेते हैं। ये हमारे ठोस विलायक का वाष्प दाब है। ये लाइन किसको शो कर रही है, ये शो कर रही है ठोस विलायक का वाष्प दाब या ठोस द्रव का वाष्प दाब। ठोस द्रव भी कह सकते हैं, विलायक भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो ठोस विलायक के वाष्प दाब की लाइन ये हो गई। ठीक, अब आपका क्या है, आपने पढ़ा है विलायक और विलय, है ना, विलायक और विलयन। तो मान लेते कि हमने यहां पर मान लिया कि जो यहां पर हमारा पॉइंट है, यहां पर पॉइंट है विलायक के वाष्प दाब का, है ना। और अभी हमने डिफिनेशन क्या पढ़ा है, विलायक आपका पानी होता है, वाटर। तो जब किसी भी द्रव का, वो द्रव में कोई भी हो, विलायक हो, विलयन हो या कोई और द्रव कोई भी हो, है ना। तो यहाँ पर जो ये पॉइंट है वो पॉइंट दिखा रहा है किसको, विलायक के वाष्प दाब को। मान लिया विलायक का वाष्प दाब यहाँ पर है ना। तो अब विलायक क्या होगा, जब टेम्परेचर घटना चालू करेगा तो उसका वाष्प दाब ठोस अवस्था के वाष्प दाब की लाइन को कट कर जाएगा, वहीं पर आपको आपका हिमांक बिंदु मिलेगा। तो चलिए इसको कर लेते हैं। तो अब यहां से क्या करेंगे, टेम्परेचर घटाना चालू करेंगे, वाष्प दाब कम करना चालू करेंगे। तो चलिए कर देते हैं इसको। तो यहां से इसको कम करते गए, कम करते गए, कम करते गए, यहां पर इस ठोस विलायक के जो वाष्प दाब की लाइन है इसको यहां पर कट कर गया, देखो यहां पर कट कर गया ना। तो इसको क्या करेंगे, अब इस पॉइंट पर काटा है, तो इस पॉइंट पर काटा तो हमें टेम्परेचर क्या पता कहां पर होगा। जब इस पॉइंट को आप तापमान वाली लाइन से मिलाएंगे तभी तो आपको पता चलेगा कितना टेम्परेचर आया, क्योंकि टेम्परेचर की लाइन तो नीचे है कि नहीं। तो चलिए इसको हम मिला देते हैं यहां पर, ये मिला दिया मैंने। तो ये क्या है, किसके लिए है, तो ये है आपका विलायक के लिए, ये है विलायक के लिए। विलायक कौन होता है, वाटर जल। ठीक, तो ये विलायक के लिए हो गया। उसके बाद अब यहां पर इसका जो टेम्परेचर तापमान मिला है, इस तापमान को क्या नाम देंगे, विलायक का ताप। अभी मैंने आपको पीछे भी बताया, एक डायग्राम से और समझाया था। तो विलायक का जो हिमांक होगा वो किसे लिखेंगे, TF0 से। ठीक, तो इसको मैं लिख देता हूं TF0, ये TF0 हो गया। ठीक, अब तो ये विलायक है, विलयन क्या होगा, विलयन का वाष्प दाब इससे कम होगा। तो मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर हमारा क्या है, यहां पर विलयन है। अब विलयन का भी वाष्प दाब घटाते जाइए, वाष्प दाब घटाते 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 जब इसका वाष्प दाब ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा तो वहीं पर आपको उसका हिमांक बिंदु देखने को मिलेगा। ठीक, तो चलिए इसको भी घटाना चालू करिए। तो इस लाइन को थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं।
यहां पर देखिए, ये यहां पर इसको यहां पर कट कर गई, तो जहां पर इसको ये यहां पर कट कर गई, इसको क्या है अब टेम्परेचर पता करना है, तो टेम्परेचर के लिए आप फिर इसको टेम्परेचर वाली लाइन से मिलाइए। तो क्या करेंगे हम, इसको यहां से फिर नीचे मिला देंगे, ये आपका हो गया, है ना। इसको क्या कहेंगे, अब ये क्या है आपका विलयन का हिमांक या विलयन का हिमांक बिंदु। विलयन के हिमांक को किससे लिखेंगे, टी एफ से, मैंने अभी आपको पीछे बताया था, तो यहां पर लिख दिया टी एफ, ये हो गया। अब आप खुद दे सकते हैं इसमें कौन छोटा है कौन बड़ा है, ये बड़ा है और ये छोटा है, इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, डेल्टा टी एफ, मैंने अभी आपको पीछे बताया है। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा उसे हम लिखेंगे डेल्टा टी एफ से, है ना। दोनों का डिफरेंस क्या कि कितना कम हुआ है ना, डिफरेंस क्या बता रहा है यहाँ पर कि कितना कम हुआ है। इन दोनों के बीच का जब डिफरेंस निकालेंगे तभी तो पता चलेगा कि कितना कम हुआ है कि नहीं। तो यहां से ये हो जाएगा ये आपका डायग्राम। तो ये आपको किताब वगैरह में बनाया हुआ मिलता है डायग्राम, हालांकि ये डायग्राम आपको एग्जाम में अगर कहा जाएगा तभी बनाना होता है, अन्यथा बनाना नहीं होता है, लेकिन ये किताब में बना हुआ आपको मिलेगा और मेरे थंबनेल पर भी आपको ये मिलेगा, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया है ना। तो ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा कि इधर तापमान था, यहाँ विलायक के वाष्प दाब की लाइन, ये विलयन के वाष्प दाब की लाइन और ठोस अवस्था के वाष्प दाब की लाइन के बराबर हो जाएगी, तो वहीं पर उसका हिमांक या हिमांक बिंदु मिलता है। इसको यहां से मिला दिया तो मुझे टेम्परेचर मिल गया। इसका क्वथनांक, इसका जो हिमांक होगा वो कितना, टी एफ 0 है, इसका जो हिमांक है हिमांक बिंदु कितना है, टी एफ है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपसे आगे का डिस्कशन करता हूं। तो चलिए देखते हैं, जस्ट उसी के आगे आपको लिखना है ना, वहां तक मैंने आपको बता दिया था, उसकी डिफिनेशन हो गई थी हिमांक में अवनमन की, उसी के जस्ट आगे ही आपको लिखना है। तो देखिए क्या लिखा है, यदि शुद्ध विलायक और विलयन के हिमांक क्रमशः टी एफ 0 किसका होगा, विलयन का हिमांक, विलायक का हिमांक है ना, वह टी एफ किसका होगा, विलयन का हिमांक, ठीक हो, तो क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन क्या होगा, बड़े से छोटे को घटाएंगे, बड़ा कौन होगा, तो टी एफ 0 वाला, यानी शुद्ध विलायक का क्वथनांक, शुद्ध विलायक का हिमांक ज्यादा होगा, ठीक। तो टी एफ 0 माइनस टी एफ हो जाएगा, तो डेल्टा टी एफ बराबर टी एफ 0 माइनस टी एफ, ये फार्मूला आपका बनेगा, ठीक। यहाँ पर टी एफ 0 क्या है, तो विलायक का हिमांक है, टी एफ क्या है, तो विलयन का हिमांक या हिमांक बिंदु है, डेल्टा टी एफ क्या है, क्वथनांक में उन्नयन है, वो तो जानते ही हैं, ठीक। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है कि चूंकि डेल्टा टी एफ विलायक में उपस्थित विलेय की मात्रा पर निर्भर करता है, अतः यह सांद्रता पद मोललता के समानुपाती होता है ना, समानुपाती होता है, अर्थात क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ समानुपाती हो जाएगा स्मॉल एम के, स्मॉल एम के होगा, डेल्टा टी एफ बराबर समानुपाती का सिंबल हटाएंगे तो नियतांक आएगा, नियतांक यहाँ कौन है, के एफ डॉट एम, एम का मतलब क्या है, ये मोललता है। अब देखिए के एफ क्या है, तो यहां पर जो आपका के एफ है वो आपका है मोलल अवनमन स्थिरांक, यानी के एफ यहाँ पर क्या है, मोलल अवनमन स्थिरांक, यह कहीं कहीं पर हिमांक अवनमन स्थिरांक कहते हैं इसको, है ना। हाँ, और यह फिर इसका एक नाम और होता है क्रायोस्कोपिक स्थिरांक, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी इसको कह देते हैं, है ना। तो केवल नाम याद रखिएगा, के एफ क्या है, मोलर अवनमन स्थिरांक। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर जो बात बताएगी कि विलेय की मात्रा पर, भाई आपका जो हिमांक है वो क्या है, आप पानी के अंदर कितना विलेय मिला रहे हो, इसी पर तो डिपेंड करेगा कि वो कितने टेम्परेचर पर जम जाएगा। मैंने पहले भी आपको बताया, आप जितना विलेय, जिस हिसाब से विलेय की मात्रा मिलाओगे विलायक के अंदर, उतने ही टेम्परेचर पर वो जम जाएगा, है ना। सीरा ले लिया तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही जम जाएगा, शरबत को जमाया तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर जम जाएगा। एक साधारण एग्जांपल ये हो जाता है ना। तो इस प्रकार से आपका ये हो जाता है हिमांक में अवनमन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसके जस्ट आगे यही फार्मूले को और आगे आपको समझाता हूं। तो चलिए देखते हैं कि डेल्टा टी एफ के एफ डॉट एम, डॉट का मतलब पॉइंट मतलब गुणा, है ना, तो के एफ इंटू एम। अब इसके आगे फार्मूले को हम जरा बढ़ा लेते हैं, इसके आगे क्या बनेगा, डेल्टा टी एफ, डेल्टा टी एफ, और ये हो जाएगा के एफ, के एफ मोललता, मोललता क्या होता है, विलेय का भार बटे अनुभार, विलायक का भार किलोग्राम में,
है ना। तो मोलरता के फॉर्मूले से क्या बनेगा, देखिए मोलरता क्या होता है, m बराबर स्मॉल w अपॉन स्मॉल m अपॉन कैपिटल W किलोग्राम में। ये मोलरता का फॉर्मूला होता है, मैंने आपको मोलरता पढ़ाया है, आप देख लीजिएगा। तो इसको रीअरेंज कर लेते, तो स्मॉल m बराबर w अपॉन m इंटू कैपिटल W। और कभी कभी आपको सवाल में ग्राम में क्वांटिटी दी गई होती, तो ग्राम में रखने के लिए हम क्या करते हैं, 1000 से किलोग्राम में बदलने के लिए भाग करते हैं, और यही 1000 कहां मल्टीप्लाई होकर के ऊपर चला जाता है। तो ये बन जाता है m इज इक्वल टू W अपॉन m इंटू कैपिटल W इंटू 1000। अब इस जो m की वैल्यू है यहां पर हम क्या करेंगे, इसकी जगह पर पुट कर देंगे। देखिए फॉर्मूला क्या मिलेगा, स्मॉल w इंटू 1000, देखिए बनेगा, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे आपका हो जाएगा स्मॉल m इंटू कैपिटल W। तो ये आपका हो जाता है फाइनल फॉर्मूला हिमांक में अवनमन का। डेल्टा TF बराबर KF इंटू स्मॉल w। स्मॉल w क्या है, विलेय का भार है, स्मॉल m क्या है, विलेय का अवभार है, कैपिटल W क्या है, विलायक का भार है, KF क्या है, तो मोलल अवनमन हिमांक, है ना, या ये हो जाएगा मोलल अवनमन स्थिरांक। तो KF क्या है, मोलल अवनमन स्थिरांक है। ठीक, तो यहां पर आपको ये फार्मूला मिल जाता है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं ये तो आपको नहीं लिखना है क्योंकि ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, इसको मैं इरेज कर देता हूं, है ना, ये आपको नहीं लिखना है। बन जाएगा हमारा फार्मूला मोललता की डिफिनेशन से। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको इसकी डिफिनेशन बता देता हूं। KF की कभी कभी डिफिनेशन पूछ ली जाती है। तो चलिए देख लेते हैं हम। डिफिनेशन हमारी है मोलल अवनमन स्थिरांक या हिमांक अवनमन स्थिरांक, इसी का नाम है, कभी कभी इस नाम से भी दिया जाता है। हिमांक अवनमन स्थिरांक क्या होता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, वो इसी की डिफिनेशन होती है। मोलल अवनमन स्थिरांक का ही दूसरा नाम है हिमांक अवनमन स्थिरांक। तो देखिए KF की डिफिनेशन क्या बनेगी कि 1 किलोग्राम विलायक में किसी अवाष्पशील विलेय के 1 मोल घोलने पर हिमांक में जो अवनमन होता है या हिमांक में जो अवनमन प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। इसे KF से प्रदर्शित करते हैं। अब इसका मात्रक क्या होगा, तो इसका मात्रक यदि आपको निकालना है तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला पीछे बताया है, आप यहां से क्या लिख सकते हैं, डेल्टा TF बराबर KF इंटू M। मोललता की वैल्यू 1 मोल कह रहा है, इसका मतलब मोललता कितनी हो गई, 1, है ना, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो अगर ये 1 हो जाएगी तो डेल्टा TF किसके बराबर हो जाएगा, KF के, है ना। अब यहां से हमें अगर KF निकालना है, देखिए KF बराबर क्या बनेगा, KF बराबर हो जाएगा डेल्टा TF अपॉन M, ये बन जाएगा, है ना। अब डेल्टा TF ये है हिमांक में अवनमन। अब ये हिमांक में अवनमन, इसका मात्रक क्या होगा, तो इसका मात्रक केल्विन भी हो सकता है या सेंटीग्रेड, यानी यहां पर आप इसका जो मात्रक लिखेंगे, यहां पर जैसे लिखना चाहें तो आप इसका मात्रक केल्विन या सेंटीग्रेड लिख सकते हैं, है ना। केल्विन या सेंटीग्रेड दोनों में से कोई भी इसका मात्रक आप लिख सकते हैं। यहां पर देखिए इसका मात्रक अगर केल्विन रखेंगे तो ये हो गया केल्विन, और मोललता का मात्रक, मोल प्रति किलोग्राम, तो मोललता का जो मात्रक होता है वो होता है मोल प्रति किलोग्राम। तो अगर इसको चेंज करेंगे तो चेंज करने से क्या होगा, चेंज करने से इसका मात्रक बन जाएगा केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ये आपके KF का मात्रक हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज मैंने जो टॉपिक लिया था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक में अवनमन, उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए मैंने आपको पूरी कोशिश की, जितना मुझसे हो सका समझाने का प्रयास, जो भी जनरल एग्जाम्पल मिल सकते थे वो मैंने आपको दिया है ना। तो बस यही उम्मीद करता हूं कि आप सभी को हिमांक में अवनमन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप लोगों से मेरा एक प्रश्न है, हिमांक में अवनमन का कोई एक अनुप्रयोग आप मुझे बताएंगे कि हिमांक में अवनमन का जो अनुप्रयोग है वो आपको कहाँ देखने को मिलता है ना। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसको पता करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, है ना। और एक बात छोटी सी ये भी जानकारी है आपको देनी है कि अब जो नोट्स है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल SV कोचिंग क्लासेस पर आपको मिलेगा, है ना। तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस
वीडियो।